जितने बच्चे उस दिन बाहर थे उन्होंने प्रैक्टिस 1 बच्चों से देख के कर लिया। अब ये तो एक्सपेक्टेशन पूरा होगा ना आपसे। उस दिन आप लोग बाहर बैठे थे, हमने यहाँ पे प्रैक्टिस 1 पूरे 1 to 15 क्वेश्चंस, हाँ डाउट थे ही नहीं। जिनको डाउट्स थे क्या उन्होंने सॉल्व, मतलब कहने का कि सबने सॉल्व कर लिया। कौन कौन बच्चे उस दिन इतने में से बाहर थे? शो मी योर नोट्स, ओपन योर नोट्स। अब इसमें भी अब तो 2 दिन की छुट्टी मिल गई एंड देन ऑल्सो यू पीपल विल, हाँ मुझे दिखाना है तो इस तरफ करो। क्या दिखा रहे हो ये मुझे? बेसिकली क्लास वर्क दिखा रहे हो ना, मैं होमवर्क पूछ रही हूँ। मैं होमवर्क पूछ रही हूँ प्रैक्टिस 1। खुद से किए का मतलब? हाँ बाकी क्वेश्चंस कहाँ हैं? हाँ अरे इडियट, वही मैं पूछ रही हूँ। जो बच्चे बाहर थे, 2 दिन की छुट्टी थी आप लोगों की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या आपने अपने फ्रेंड से पूछ के क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं? बाहर थे वो मुझे भी पता है, हंसते हुए बैठे हुए थे बाहर, पर क्लास में जो चल रहा था वो कंप्लीट किया कि नहीं किया, वो मैं पूछ रही हूँ। नहीं किया, क्या कर रहे थे फिर आप लोग? अब वो क्वेश्चंस ऐसे रह जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए, मुझे अच्छे से पता है वो चीज़। क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हाँ दिखाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं किए। 2, what about 1? What about 1? Now you can't even say that you people were absent. You were not absent. You were sitting outside selling out chana and mudi. Then why did you not do? कितने क्वेश्चंस किए? ऐसे मत दिखाओ मुझे। कितने क्वेश्चंस किए? कौन सा दिखा रहे हो ये मुझे? प्रैक्टिस 1 टॉपिक वाइज वार्म अप। मुझे उसका हेडिंग दिख रहा है, कुछ भी दिखाओगे क्या? 3 दिख रहा है वो। अरे पहले ढूंढो कहाँ है होमवर्क, बताओ। हाँ उसके बाद जिंदगी खत्म। उस दिन देखा था बस उतना ही है। थैंक यू सो मच। इम्प्रूव करो अभी के अभी। इम्प्रूवमेंट अगर नहीं आया ना, कोई मतलब नहीं है इस चेयर को गर्म करने का। समझ में आया? इसी चेयर में बैठे रह जाओगे, कोई डेजिग्नेटेड चेयर नहीं मिलने वाली है फिर। हर चीज़ में मस्ती मजाक नको। व्हाट इज़ दी होमवर्क? कुड यू डू इट? कुड यू सॉल्व इट? कुड यू 15 में से 7 आए, बाकी नहीं आए। तुमको सारे आ गए। लेवल कैसा था उसका? हाँ मॉडरेट। फॉर यू मस्ट बी वेरी हार्ड। ट्राई ही नहीं किए तो आए कि नहीं आए कैसे पता चलेगा सर? एहसान करो ना प्लीज़। करेंगे आज, ठीक है, थैंक यू। उनसे पूछो जो क्लास में थे। आप बाहर थे उस दिन, क्लास में ही थे जब मैं सॉल्व कर रही थी, क्लास में ही थे। तो उस टाइम पे ये पूछो कितने किए? आपने कितने किए सर? 1। क्लास में ही थे ना? रिवाइज किया घर जाके? हाँ आ गया थोड़ा थोड़ा। पूरा कब आएगा भाई तुमको? व्हाट वाज द लास्ट होमवर्क दैट यू हैव डन? वही पीछे से जो कॉपी करके आ गए। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, चारों फॉर्मूलाज जल्दी बताओ, बिकॉज नाउ वी आर हेडिंग टू पावर नाउ। अगर वर्क में ही अटके हो तो वर्क में ही अटके रह जाओगे। व्हाट आर द 4 formulas for work done? How can you find? I'll be asking you verbally some of the questions. If you're clear with it, we can move ahead. Sorry, F dot D मतलब F dot D मत बोलो, पूरा बोलो। वर्क डन इज इक्वल टू एंड एक्सपैंड इट F dot D को। एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करो। F डॉट डी को एक्सपैंड करना हमें नहीं आता। अगर एंगल दे दिया तो हम क्या करेंगे? बस देखते बैठेंगे उसको। F डॉट डी एक्सपेंशन। बाकी 3 formulas ऑफ वर्क डन। नहीं, वर्क डन इज इक्वल टू वॉट, ये पूछा जा रहा है। होमवर्क्स निकालो। कितने बच्चे उस दिन एब्सेंट थे गर्ल्स में? आपका क्या हो गया है? आना नहीं आना, मस्ती करना, बीच में आना, लेट आना। होमवर्क दिखाओ उस दिन का। प्रैक्टिस 1 दिखाओ। पूरे 15 क्वेश्चंस हो गए।
पूछिए, क्योंकि हमने क्लास में कर लिया है इसको। कितने क्वेश्चंस नहीं आए? कॉपी तो नहीं किया कहीं पे बैठ के? सारे क्वेश्चंस आए आपको? एब्सेंट, दैट इज अ ह्यूज एक्सक्यूज वी कैन टॉलरेट। हो गया था, क्लास में ही थे। बताइए सर, वर्क डन के 4 फॉर्मूलेस बताइए, बताइए। एंड व्हाट इज इट? नेगेटिव चेंज ऑफ एनर्जी। और लास्ट वाला जिसमें वेरिएबल फोर्स दिया होगा, वेरिएबल फोर्स एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए है। वेरिएबल फोर्स जैसे स्प्रिंग है क्या? हाँ मुझे बताओ ना, हाँ बताओ, आंसर बताओ। सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? इसमें फोर्स कहाँ है? उसको बताने दो, उसको सीखने दो। हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होता है वैसे? काहे का? काहे का पोटेंशियल एनर्जी है? ओके, मैं जनरल वर्क डन पूछ रही हूँ। अगर तुम्हें फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन फोर्स जो है वो वेरिएबल है, यानी कि समय के साथ, टाइम के साथ बदल रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग? व्हाट आर द लिमिट्स? what should be the limits? Of what? Work done is equal to integration of f of x. What does this mean? F of x. F is function of x, and what is x? Displacement, यानी कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट लिमिट्स होंगी इनटू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। एफ डॉट डी को इस तरह से आप इंटीग्रेट करोगे जब फोर्स आपके पास वेरिएबल होगा। Whatever you write in your notes, every term, bit, every meaning of the dot, cross, every meaning of every individual variables that you write should be known to you. Clear my point? जो भी आप बुक में लिख रहे हो, हर चीज़ का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तब आगे चल के चीज़ें थोड़ी स्मूथली निकलेंगी। और एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आती हैं, माइंड माई वर्ड्स। आप समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ये सारी चीज़ें 11th क्लास की फिज़िक्स एक बार में आने वाली चीज़ नहीं है। आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। सेम क्वेश्चन, आई एम नॉट इवन सेइंग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चन 3-4 बार प्रैक्टिस करने हैं। आने वाले अब जितना टफ होता जाएगा ना, अलॉट से टफ होता जाएगा। अगर अभी का भी चल रही है, सब टफ ही चल रहा है आपके लिए, क्योंकि आप 10th से भी 11th में एकदम फ्रेश आए हो। तो एक एक चीज़ को समझते हुए चलो आगे, वही हेल्प करेगा। हर चीज़ जुड़ी हुई है, राइट? अब पावर, व्हाट डू यू मीन बाय पावर? वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, पावर अब आएगा, ठीक है? probably one of the last topics that we have to deal in this chapter. Power. पहले write down the definition. Power is the rate of doing work power is the rate of doing work or the rate at which energy is transferred or converted. The rate at which energy is transferred or converted.
पावर के दो डेफिनेशंस हैं। अब कोई मुझे बताएगा इस डेफिनेशन के बेस पे उसका फॉर्मूला क्या आने वाला है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब टाइम आ गया। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कैसे लिखते हैं उसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, पावर का क्या होगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी है इसीलिए वो डेल वी बाई डेल टी था। यहाँ पे वहाँ पे चेंज नहीं है, डूइंग वर्क है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होने वाला है? पी का डब्ल्यू बाई टी। इस वाले से क्या आने वाला है फॉर्मूला पावर का? रेट एट विच एनर्जी इज कन्वर्टेड और ट्रांसफर्ड। रेट एट विच एनर्जी, हमने अभी तक क्या देखा है? वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ वर्क वी कैन राइट एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, सो W बाई टी, P इज इक्वल टू W बाई टी। इसका SI यूनिट क्या होगा? इसका डायमेंशन क्या होगा? दो चीज़ें बताओ। पावर की SI यूनिट वॉट, WA पावर की SI यूनिट क्या है? अभी के अभी इसको याद करो, इसके लिए टाइम नहीं देंगे। वॉट, WA इसका डायमेंशन क्या होगा? डोंट राइट इट नाउ, जस्ट टेल मी डायमेंशन क्या होगा MLT में। वर्क का डायमेंशन क्या होता है? अभी जल्दी बताओ आपको याद करने के लिए। ML2T-2। पावर का फॉर्मूला है W बाई टी, वर्क का डायमेंशन है ML2T-2 बाई टाइम का T। T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ML2T -3, नॉट -1, -3। सो डायमेंशन क्या आ गया? ML2T-3 इज द डायमेंशन for power. It is a scalar quantity or vector quantity. Work is scalar or vector? Scalar. So P is equal to W by T, दोनों स्केलार से वो डिवाइड ही हो रहा है। इसका मतलब पावर भी क्या होने वाला है? स्केलार। आप ये बता सकते हो कि कोई चीज़ कितनी पावरफुल है, कितना पावर है, बल्ब कितने वॉट का है, किस डायरेक्शन में वो लाइट देगा, पता चलेगा क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी चारों तरफ होती है ना, डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है, ना तो वो डायरेक्शन स्पेसिफाई करके देगा। लेज़र का भी मत सोचो, लेज़र अलग चीज़ हो जाती है। हाँ, लेज़र ऑल्सो प्रोड्यूसेस लाइट, बट वो अलग चीज़ हो जाती है। उसको अपने फंक्शन किया कि वो एक ही तरफ जाए। ओके, हटाओ उसको। फिलहाल यहाँ पे वर्क, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, ML2T-3, एंड पावर इज अ स्केलार। इट इज़ अ कैसी क्वांटिटी? सो इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? राइट, डेफिनेशन आप लिख चुके हो। द SI यूनिट, नेक्स्ट लाइन, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट? द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट? इट इज a scalar quantity the dimensional formula of power is the dimensional formula of power is the dimensional unit of power is dimensional formula next line, another unit of power is horsepower, HP. Another unit of power is horsepower, HP. So write down the next line. 1 horsepower HP is equal to 746 watt. 746 watt. ठीक है, तो हॉर्स पावर एक बड़ी यूनिट है पावर की, एंड 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चंस में कई बार आया, तो उसको अभी याद कर लो। 746 वॉट, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। ओके, नेक्स्ट लाइन में ये हो गया था। P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, now
P इंस्टेंटेनियस यानी कि चेंज इन, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइम में जो छोटा सा काम हुआ है dW/dt, या फिर उसको हम हाँ ठीक है dW/dt लिख सकते हैं। W को क्या लिख सकते हैं हम, F.d या F. डिस्प्लेसमेंट, हाँ, वर्क सिंस W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डी लिखा हुआ है इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए डी नहीं लिखा है, वरना डी ऑफ डी क्या करोगे, इसलिए। सो फोर्स कांस्टेंट है। ds/dt क्या होता है, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो कैन वी राइट दिस एज F.v। सो पावर का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया है, P इज इक्वल टू F.v। P इज इक्वल टू F.v। प्लीज़ कॉपी इट। यहाँ पे एरो करके फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, हाँ, कॉपी करो। Dot product of two vectors gives you what? Dot product is also called as scalar product. Why does it called as scalar product? Because dot product of two vectors gives you a scalar. Dot product gives you scalar. Cross product gives you always a vector. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का हुआ है, तभी जाके आपको क्या मिला है, एक स्केलार। यहाँ नीचे लिख लो, आप लोग इसको वॉल्यूम मत समझना, वेयर F इज फोर्स एंड V इज, आपको एक्चुअली इसको शॉर्ट में स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए इसको, V इज वेलोसिटी, V इज वेलोसिटी। हो गया सभी का? कौन से दो फॉर्मूले मिले हमें पावर के, अब ध्यान देते जाओ। W/T या फिर E/T, दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर एनर्जी दिया है तो एनर्जी यूज़ करोगे, वर्क दिया है तो वर्क यूज़ करोगे। और पावर का F.v, ठीक है। बेसिकली 3 फॉर्मूलेज है। राइट डाउन क्वेश्चन। अ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी, अ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी V is equal to 3I cap plus 4J cap meter per second under a force F is equal to 5I cap plus 2J cap. F is equal to 5I cap plus 2J cap Newton. Full stop. Find the instantaneous power. Find the instantaneous power delivered by the force. Instantaneous power delivered by the force. आपको फोर्स दिया है, वेलोसिटी दी है, फॉर्मूला आपको पता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। P इज इक्वल टू F.v। हमको डॉट प्रोडक्ट करना आता है ना, 2 वेक्टर्स दिए हैं। क्या नींद आ रही है? सो जाओ, सो जाओ, सोना है, घर जाना है। सॉल्व करो, द क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू यू। Don't reveal the answer, हिमांशु। कितना है? डायरेक्ट क्यों किया, कहाँ किया? मैग्नीट्यूड किसने फाइंड करने के लिए बोला है? P का हमेशा फॉर्मूला F.v है।
ठीक है। एफ डॉट वी करने का बोलने का मतलब है कि आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। एफ डॉट वी, मैग्नीट्यूड मत निकालो, लिखो एफ, लिखो जल्दी से। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट? वेरी गुड। नहीं, अब आपने जब मल्टीप्लाई कर लिया तो आई कैप हटाओ, वेक्टर हट गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपको स्केलर ही देगा। आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है ना, तो 1 हो गया वो। 5 इंटू 3 15 एंड आई इंटू आई इज़ 1, सो 15 इंटू 1 इज़ 15। हटाओ उसको, पूरा कट करो, पूरा कट करो, पूरा कट करो। डॉट नहीं बेटा, प्लस। 2 2 से 8 होता है, कौन से वो प्लैनेट में? हाँ तो लिखो ना। हे राम, ये क्या है? 2 है? हाँ ठीक है। सो द आंसर इज 15 प्लस 8। कितना आया आंसर? 20 वॉट? वैट, वॉट, जो भी बोलते हो, मैं तो वॉट बोलती हूँ, और उसको क्या बोलते हैं? वाट लगा दी। आंसर एवरीबडी गॉट? व्हाट हैपेंड? आई कैप जे कैप क्या होता है? वही तो समझा रहे थे इधर पे। देखो डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हो, इसका मतलब आप बेसिक मल्टीप्लिकेशन ही करते हो। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप। कैसे लिख सकते हैं इसको? 3 इंटू 5 आई इंटू आई 1, आई डॉट आई इज 1, फिर उसके बाद प्लस, माइनस है नहीं इसलिए प्लस, 4 2 ज़ा जे डॉट जे। इसका आपको बहुत बार समझाया है, आई वेक्टर हमेशा एक्स डायरेक्शन में होता है, दूसरा वाला आई वेक्टर भी हमेशा एक्स डायरेक्शन में होता है। जब दोनों हैं आप उसको मल्टीप्लाई, तो इसको आई डॉट आई क्या होता है? आई कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा क्या है? 1 होगा, 0 डिग्री है तो 1 होगा। तो हमेशा ये मैथ्स का आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऑलवेज 1। एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 लिखा है। किसी चीज़ का स्क्वायर करोगे वो माइनस क्यों होगा हिमांशु? किसी भी चीज़ का स्क्वायर करोगे, चलो तुम बोल रहे हो -1, -1 का स्क्वायर है ना, तुम्हारे हिसाब से है नहीं ये। अंडर रूट आई डॉट आई या आई इंटू आई इज ऑलवेज 1। आप उधर मत जाओ। आया आंसर? ये वाला चीज़ आप जब वेक्टर्स अभी पढ़ोगे ना मैथ्स में, बहुत ही ब्रॉड है ये, आप उस टाइम में अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल इतना समझो, आई इज़ 1, जे डॉट जे इज़ 1 एंड के डॉट के इज़ 1। आई डॉट के इज़, आई डॉट जे इज़, आई क्रॉस जे इज़, आई क्रॉस जे इज़, आई क्रॉस के इज़ माइनस या प्लस? आपको याद है जब वेक्टर पढ़ रहे थे हमने एक साइकिल देखा था। नेक्स्ट वन, कोलिजन, याद करो उसको, याद करो उसको। कोलिजन लिखा आपने हेडिंग? दिस इज सपोजिटली योर लास्ट टॉपिक, और ये थोड़ा लंबा चलेगा, थोड़ा सा अटेंशन देना, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कम्स इन एवरी फॉर्म ऑफ एग्जाम, एनी फॉर्म दैट यू, एनी एग्जाम यू वुड गिव इन द फ्यूचर आएगा। कोलिजन क्या होता है? कोलिजन अपने वर्ड्स में बताओ, मराठी हिंदी जो भी हमें आता है बताओ, कोलिजन क्या होता है? इंटरेक्ट करो। हाँ, टकराना, टकराना। सो टकराना क्या हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन से होगा? सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, है ना। तो इसी वजह से 3 टाइप के कोलिजन बांट दिए हैं। एक होता है इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक, और एक होता है कंप्लीटली इन इलास्टिक। अगर मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल, अभी तो बहुत सारा उसका थियोरी हम पढ़ेंगे,
इलास्टिक कोलिजन मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बॉल को यहाँ से ऐसे ड्रॉप किया, वापस वो बॉल आ गई मेरे हाथ में टप्पा खा के, अगेन इट केम बैक टू द सेम हाइट फ्रॉम वेयर इट वाज ड्रॉप्ड। इसका मतलब कोई लॉस हुआ, उसका मोमेंटम भी कंजर्व है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। लॉस कब हुई होती काइनेटिक एनर्जी? जब वो इस हाइट पे ना आके यहाँ पे आ जाती है, और कहीं नीचे लॉस तो हुआ होगा, साउंड में, हीट में, किसी भी चीज़ में, फ्रिक्शन में, किसी भी चीज़ में हुआ होगा, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन वो होता है जहाँ पे ना मोमेंटम का लॉस है ना काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। ये है फिजिक्स। अभी टकराना तो हम समझ गए, पर अब फिजिक्स में भी आते हैं हम। फिर इन इलास्टिक, हर एक कोलिजन में एक चीज़ ध्यान रखो कि मोमेंटम जो होगा वो हमेशा कंजर्व होगा। मोमेंटम किससे डिनोट होता है? स्मॉल पी। अभी कैपिटल पी देख चुके हो तो पी नहीं बोल सकते। स्मॉल पी इज इक्वल टू व्हाट? मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी किसी भी टाइप के कोलिजन में दिमाग में उसको रख लो कि हमेशा कंजर्व होगा, चाहे वो इलास्टिक हो, चाहे वो इन इलास्टिक हो, चाहे वो कंप्लीटली इन इलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। चेंज क्या होगी हर जगह पे? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोलिजन को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, अभी तक आप समझ गए होंगे, इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक और कंप्लीटली इन इलास्टिक। ओके, इस वाले केस में हमने देखा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों बच गई, कंजर्व हो गई। इन इलास्टिक में क्या होता है? आपने बॉल को यहाँ से फेंका पर वो यहाँ पे वापस नहीं आई, यहाँ तक आई। इसका मतलब कुछ लॉस हुआ है, कुछ लॉस हुआ है। क्या लॉस हुआ होगा? एनर्जी लॉस हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया। और तीसरा एग्जाम्पल, अब बॉल को मत लो, आप ये समझो कि आपके पास एक डो बॉल है, आटे की गेंद है। तो अब जब उसको आप ऐसे ड्रॉप करोगे वो क्या होगा? उसका चिपक जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से उसकी लूज हो गई। समझ में आया? इलास्टिक में नो लॉस, इन इलास्टिक में सम लॉस, कंप्लीटली इन इलास्टिक में टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि गाड़ियों का आपस में टकरा जाना। रुक जाती है ना काइनेटिक एनर्जी, तो ख़त्म हो गई, वहीं पे रुक गई। सो दैट्स हाउ कोलाइड तो वो हो रही है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसकी लूज़ हो गई। तो ये समझ में आया 3 टाइप के कोलिजन्स। उसके पहले इन 3 टाइप में भी आपके टेक्स्ट बुक में 2 टाइप का और डिफ्रेंसिएशन दिया है। कोलिजन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, हेड ऑन कोलिजन, इसको बस आप समझते हुए चलो, हेड ऑन कोलिजन, और दूसरा है ऑब्लिक कोलिजन। ये बुक्स में दिया है तो ये ट्रू फॉल्स टाइप में आ सकता है। हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक, हेड ऑन एंड ऑब्लिक। हेड ऑन का मतलब एक लाइन में, चाहे वो ऐसे आ रहे हों चाहे वो ऐसे जा रहे हों, एक लाइन में जो हो रहा होता है। और ऑब्लिक मतलब कैरम देखा है, कोलाइड हो रहा है ना, एक प्लेन पूरा चाहिए, उसमें ऐसे आ रहे हैं फिर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं ऐसे जा रहे हैं, किसी भी तरीके से पूरा प्लेन उन्होंने, एक्स और वाई दोनों प्लेन उन्होंने कैप्चर कर लिया है, उसको हम कहेंगे ऑब्लिक कोलिजन। इस तरीके से पूरा का पूरा प्लेन उन्होंने कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव हो रही है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। क्लियर माई पॉइंट? ओके फाइन, कोलिजन हेडिंग डाला आपने, एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई। ऑल राइट, अ कोलिजन इज a collision is a short duration event, EVENT. A collision is a short duration event in which 2 or more bodies interact through impulsive forces, comma, resulting in change of their linear momentum,
इस लाइन से कंफ्यूज मत होना। चेंज इसमें दिया हुआ है, वहाँ पे इंडिविजुअल बॉडीज़ की बात की है, हम सिस्टम की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ये हम बॉल से ही बना रहे हैं, एक बॉडी ये है ए और बी, इस तरफ जा रही है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वाली ये है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वाली ये 2 है। यहाँ पे आप बताइए किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो कोलिजन होगा? पहला वाला तो नाम तो दिया है ना कुछ, ए की वेलोसिटी या फिर u1 इज़ ग्रेटर दैन u2, तब जाके आगे वो जाके कोलाइड होगा। तो कोलाइड होने में सिस्टम का पूरा जो मोमेंटम है वो कंजर्व होने वाला है। सिस्टम का मोमेंटम, अभी तक हम लोग देख रहे थे ना कि कोलिजन में मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अभी आपने लास्ट सेंटेंस क्या लिख दिया, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। तो वो हो क्या रहा है कि इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। सो बाद में ये जो होगा m1 v1 m2 v2, तो चेंज जो है वो आपस में हो रहा है, सिस्टम में ओवरऑल कंजर्व्ड है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब आप इस पे यूज़ करोगे तो आपको वो सेंटेंस, वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा m1 u1 प्लस m2 u2, m1 u1 m2 u2 बिफोर कोलिजन। फिर कोलिजन हुआ होगा, फिर वो आगे मूव हुए होंगे, वही सेम जो बॉडीज़ थे, ये था m1, ये था u1, ये था v1, ये था v2। आफ्टर कोलिजन वो होने वाले हैं m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये जो मोमेंटम का सम है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। पहले की वेलोसिटी, पहले वाले की वेलोसिटी कोलिजन के पहले, दूसरे वाले की पहले वाले का मोमेंटम कोलिजन के पहले, दूसरे वाले का मोमेंटम कोलिजन के पहले इज इक्वल टू दी पहले वाले का मोमेंटम कोलिजन के बाद प्लस, सो ओवरऑल मोमेंटम इज इक्वल टू दी, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू दी फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम इज कंजर्व्ड ऑलवेज। इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं, ये उसको दे रहा है, वो इसको दे रहा है, इस तरह से चेंज हो रहा है। तभी तो अब आगे चल के आप देखोगे अगर ये ज़्यादा था ये कम था तो अब क्या होने वाला है, v2 ज़्यादा होने वाला है और v1 उससे कम होने वाला है। सो इधर v2 इज़ ग्रेटर दैन v1, आपस में इंटरचेंज हुआ। अगेन सेम, पॉकेट से निकाला पैसा, इस पॉकेट में डाला, इंसान वही है, सिस्टम वही है। क्लियर माई पॉइंट? हिमांशु, नींद आ रही है आपको? समझ आ गया? कोलिजन, एक बार रीड द सेंटेंस, द वन यू हैव रिटन, प्लीज़ रीड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए थोड़ा एग्जैजरेट करके पढ़ाया जा रहा है, बट थोड़ा सा समझो, रिपीट हो रहा है ये सब। अ कोलिजन इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन इवेंट, बहुत कम टाइम के लिए होने वाली ये कोई इवेंट है, इन विच टू और मोर बॉडीज इंटरैक्ट थ्रू इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स हमने पढ़ा है, क्या होता है? ऐसा फोर्स जो बहुत कम समय के लिए लगे। तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा? ऐसा फोर्स जो बहुत ज़्यादा समय के लिए लगे। एग्जाम्पल, फोर्सेस के बारे में सोचो। हाँ, बहुत ज़्यादा देर के लिए आपकी स्केटिंग, आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, कंटिन्यूसली अगर आप स्केट कर रहे हो, ओके, वी कैन कंसिडर। हाँ, उसके अलावा नेचुरल फोर्स के बारे में सोचो ना, जो हमेशा लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूसली लग रही है, वो होती है नॉन इम्पल्सिव फोर्स। और किसी ने ऐसे बॉल आ रही है, बैट ऐसे मार दिया, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स लगा दिया, ज़्यादा फोर्स लगा दिया। समझ में आया? इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव। इम्पल्सिव, a force for a very small time. Non-impulsive, a force for a larger interval of time. For example, gravitational force. Okay, cycle skating, ठीक है, आगे। Next point. Time of interaction is very small. Time of interaction is very small is your next point. Time of interaction is very small. Next point, total linear momentum of the system is dash. Total linear momentum के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? P, स्मॉल p, क्योंकि अब आने वाला है एंगुलर मोमेंटम भी। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम
इज डैश। पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, डैश में कंजर्व्ड। ये आते हैं फिल में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, बॉडीज में और may not be in physical contact. Bodies may or may not be in physical contact. Can any one of you explain me what does this particular sentence mean? यहाँ पे तो contact में आ रहा है ना A और B, पर यहाँ पे लास्ट सेंटेंस आ गया bodies may or may not be in physical contact. बिना टच किए कैसे वो धक्का मार सकता है? या मैग्नेट, देखा है ना आपने, उसके फील्ड से ही उसको पुश मिल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल वुड बी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, प्लस चार्ज, कैन दे एवर कम इन कॉन्टैक्ट? दे विल कीप पुशिंग ईच अदर। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, they will come in contact and hence make the proper atom neutral. North pole and north pole of magnet can ever come in contact? समझ गए ना? तो बॉडी, लेकिन कोलिजन वहाँ पे हो रहा है कैसे? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जनरली, कैन यू एवर टच एनीथिंग और एनीबॉडी? मैंने इसको ऐसे टच किया, क्या हमने एक्चुअल टच किया? क्यों? वेरी गुड, द इलेक्ट्रॉन्स नॉट द एटम्स। जैसे एटम है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से पहला नहीं, 6 एटॉमिक नंबर किसका है? एटॉमिक नंबर 6 कौन है? एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन, कार्बन। तो कार्बन का फॉर एग्जाम्पल ये है न्यूक्लियस, हमें उससे मतलब नहीं है तो पहला वाला थोड़ा दूर बनाते हैं। ये है न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है ओवरऑल? केमिस्ट्री, nucleus, it is always positively charged because the other nucleon is a neutrally charged thing, neutron। ठीक है, मैं क्या समझाई थी? चलो जो भी है, ये आपके ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं। तो दूसरा वाला जब थोड़ा भी क्लोज आएगा, फॉर एग्जांपल उसका टी शर्ट और मेरा हाथ, तो यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों सेम चार्ज हैं, वो आपस में पहले रिपेल कर जाएंगे। तो जो फील होता है किसी ने ऐसे चट्ट करके मारा, मैंने तुम्हें एक्चुअली नहीं मारा था, माइंड यू, तो वो उसका फोर्स था, वो उसका फोर्स फील हुआ है आपको, एक्चुअली नहीं हुआ है। कोई निशान नहीं मिलेगा। लग रहा है दर्द हो रहा है अभी तक? दर्द हो रहा है सच्ची? लगा तो नहीं? जोर से फिर से मारे तो समझ में आया। नथिंग कैन एक्चुअली बी इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एवर। ठीक है, तुमने भी उसको मारा, उसको लगी ज़रूर है पर टच नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट, कोलिजन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। अभी बेस्ड ऑन डायरेक्शन लिखते हैं, ये हेड ऑन और ऑब्लिक। कोलिजन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन को अंडरलाइन करो, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन को अंडरलाइन करिए। फर्स्ट वन कौन सा होगा डायरेक्शन पे बेस? हेड ऑन कोलिजन। ऐसे करके कर लो, बेस्ड ऑन डायरेक्शन हेड ऑन कोलिजन, और दूसरा ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन यहाँ पे लिखिए इसका स्टेटमेंट हेड ऑन कोलिजन का। collision takes place along a straight line. Collision takes place along a straight line.
ऑब्लिक में लिखिए कोलिजन अकर्स इन अ प्लेन. कोलिजन अकर्स इन अ प्लेन. यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो कैरम बोर्ड. स्पेलिंग देख लेना, कैरम बोर्ड यहाँ पे शायद एक ही आ रहा है. ऑब्लिक में कैरम बोर्ड व्हेन यू प्ले विद द डाइसेस. ठीक है. हेड ऑन में तो अभी आप देखने ही वाले हो. हेड ऑन कोलिजन में नीचे फिर से आप 3 डालो. इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, inelastic collision, and the third one is completely inelastic collision. Elastic collision, inelastic collision, third one is completely inelastic collision. इलास्टिक के नीचे लिखिए बोथ मोमेंटम एंड, इलास्टिक के जस्ट नीचे इफ योर पेपर परमिट्स, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड. नॉट टॉक. व्हाई, व्हाट हैपेंड रणवीर, क्या हुआ? बात क्यों कर रहे हो? लिखो ना इलास्टिक की. हाँ, बात कर रहे थे तो कैसे सुनाई देगा क्या बोल रहे हैं? हेड ऑन और ओब्लिक हो गया. ऑब्लिक ब्रैकेट नहीं है बेटा. बेस्ड ऑन डायरेक्शन 2 टाइप हैं, एक है हेड ऑन और एक है ऑब्लिक. इसमें किसी को डाउट है? हेड ऑन में आपने क्या लिखा? द कोलिजन अकर्स इन दी स्ट्रेट लाइन, सीधे लाइन में, चाहे वो टकराना ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो, स्ट्रेट लाइन. ऑब्लिक में क्या होता है? इट हैपन्स, द कोलिजन हैपन्स इन अ प्लेन. आपने उसका एग्जाम्पल ये लिखा है कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना घर जाके प्लीज़, मैं पहले ही बोलती हूँ. हाँ, कैरम, ठीक है, कैरम बोर्ड. फिर उसके बाद हेड ऑन कोलिजन अब 3 टाइप के हैं. हेड ऑन कोलिजन 3 टाइप के हैं. एक है इलास्टिक कोलिजन, एक है इनइलास्टिक कोलिजन और एक है कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन. इस तरीके से ही आप लिखो, ट्री डायग्राम टाइप बनाओ, फ्लो चार्ट. ठीक है. अब आपको वापस लिखना पड़ेगा. अच्छा ठीक है. इनइलास्टिक में लिखो, सॉरी इलास्टिक में लिखो बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड. Momentum and kinetic energy are conserved. Next one, inelastic में लिखे momentum is conserved. Momentum is conserved, but some of kinetic energy is lost. Some मतलब SOME, थोड़ी सी. Elastic, inelastic. Momentum is conserved and some of kinetic energy is lost. Completely inelastic में लिखो momentum is conserved, momentum is conserved, but kinetic energy is completely lost. Kinetic energy is completely lost. Full stop. Both the bodies stick together. Both the bodies stick together
both the bodies stick together after collision. After collision. देखो इलास्टिक में क्या हो रहा है, कोई भी बॉडी इस तरीके से आ रही है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, जो भी उनकी वेलोसिटी है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, अगर दोनों बॉडी ऐसे आ रही हैं तो वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एरो की जो लेंथ है वो लगभग सेम बनाई है। इन इलास्टिक में क्या होगा, दोनों बॉडीज़ आपस में आ रही हैं, कोलाइड होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, पर इस बार उनकी जो मोमेंट काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी लूज़ हो गई है। तो एरो थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा कर लो और इसको छोटा, ये ऐसे फिजिकल डायग्राम्स आते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड, काइंडली अंडरस्टैंड। हाँ, कंप्लीटली इनइलास्टिक में दोनों बॉडीज़ आपस में आ रही हैं, कोलिजन हो रहा है, और आफ्टर कोलिजन ऑलमोस्ट किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे पर वो स्टिक करते हुए जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। ठीक है, स्टिक करके। फॉर एग्जांपल इसका ज़्यादा अगर मोमेंटम बाय एनी चांस हुआ या वेलोसिटी ज़्यादा है तो ओवरऑल ही इसी तरफ जाने वाला है, पर वो स्टिक करते हुए जाएगा। दे स्टिक टुगेदर। समझ में आ गया? एक रफ डायग्राम अपने कॉपी में भी बनाइए, अपने समझ के अनुसार, एरोज़ को अपने हिसाब से बनाइए। इसको आप एक ही डायरेक्शन में बनाइए। ठीक है, दे स्टिक टुगेदर, नो, दे स्टिक टुगेदर, सो दे आर गोइंग टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। Now since you are drawing it on the copy, please name them also, AB, AB and AB. हो गया? ये डायग्राम तो ठीक है, आपको याद रखना ही है, पर कोलिजन समझने के लिए हमेशा जो मैंने स्टार्ट किया था एक्सप्लेनेशन, उसी से समझो, बहुत इजीली समझ में आएगा। अगर मैंने बॉल ड्रॉप की है, वापस अगर सेम हाइट तक आ गई तो कैसा कोलिजन? इलास्टिक। अगर थोड़ा सा लूज़ हुआ तो, और अगर चिपक गया तो। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक टर्म दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में गलती से आ गया था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। याद है ये टर्म? पढ़ा था अभी जो अपने एग्ज़ाम दिया था, अल्ले, जिसमें कॉन्जिक्यूटिव एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें एक टर्म आ गया था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फिर उसी को कट करके आपने न्यू क्वेश्चन लिखा था, डिफाइन मैक्सिमम हाइट एंड, हाँ है ना, उसी को कट किया था। सो वो टॉपिक अब आ रहा है, तो अब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो मैंने स्टार्ट किया था एक्सप्लेनेशन, सेम हाइट, लॉस्ट हाइट एंड कम्प्लीटली लॉस्ट हाइट, उसको समझने के लिए सेम हाइट में आएगा तो उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। लूज़ ही नहीं हुआ, जैसा था पहले वैसे ही था बाद में, 1। कम्प्लीटली लूज़ हो गया तो 0, थोड़ा सा लूज़ हुआ तो 0 और 1 के बीच में। यही है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब कितना उसमें रेस्ट है, कितना बच गया है। ये जनरल स्लैंग में बोल रही हूँ, ऐसा डेफिनेशन नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक्चुअली डिफाइन करता है कि कितनी काइनेटिक, कितना वो रिबाउंड हो पा रहा है। पूरा रिबाउंड हो जाएगा तो कुछ लॉस हुआ? नहीं हुआ, तो कोएफिशिएंट कितना आया होगा? 1 आया होगा। ठीक है, तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जब आप लिखोगे तो कुछ फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है उसको हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू
velocity of separation, division of velocity of separation by velocity of, पास में आना, collision, ठीक है, विल कंसिडर. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, सेपरेशन जब हो रहा है, सो V2 माइनस V1, जो भी बोला उसका उल्टा, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2. यहाँ पे 2 है, 1 है, 1 है, 2 है, ये भी समझ में आ जाएगा. ऑब्वियसली जब यहाँ पे कोलिजन होना है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये जो U1 है और ये U2 है, ये तो बड़ा होना चाहिए ना. कोएफिशिएंट कभी नेगेटिव नहीं होता है. हमने 3 वैल्यूज़ बताई हैं, या तो 1, या तो 0, या तो कोई ऐसी वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में होने वाली है. 1 है तो इलास्टिक है, 0 है तो कम्प्लीटली इनइलास्टिक है, और ये है तो समवेयर इट इज़ इनइलास्टिक. ये समझ में आया. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज गिवन बाय दिस रेशियो V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2. यहाँ पे U1 ज़्यादा है, इसीलिए U1 माइनस U2 है. और कोलिजन के बाद क्या होगा, एक बॉडी आगे भाग जाएगी जो कि होगी V2, सो V2 माइनस V1, वही चीज़ यहाँ पे आया है. सो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप. अभी तो बताओ, ये वीट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है कि फाइनली सेपरेट हो रहा है कि अप्रोच कर रहा है एक दूसरे को. हाँ, सेपरेट हो रहा है, और पहले वाले में क्या हुआ होगा, एक दूसरे को अप्रोच किया होगा. तो डेफिनेशन क्या मिल रहा है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया है. दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से ऐसे आएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरे आगे कोई भाग रहा है, तो हमेशा मुझे एक प्रॉपर वेलोसिटी दिखेगी ना. कैसे पता चलेगा वो, माइनस करने में, रिलेटिव वेलोसिटी. मैं जा रही हूँ, सामने से कोई आ रहा है, तो मुझे कैसी ओवरऑल वेलोसिटी दिखेगी, बहुत ज़्यादा, उसको ऐड करना पड़ेगा. ये एक्चुअली V2 माइनस V1 नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी है. क्लियर, क्योंकि अभी डेफिनेशन में जब लिखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. सामने अगर आ रहे हैं दो बॉडीज तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, ऐड होगा. दूर, ऐसे दूर तो जा रहे हैं तो माइनस ही होगा, ऐसे भी जा रहे हैं तो माइनस होगा, है ना. दिस वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी, चोर पुलिस, इसी तरीके से हम सॉल्व करते थे. चलो अब लिखो डेफिनेशन. फर्स्ट राइट द हेडिंग एज कोएफिशिएंट ऑफ restitution. Coefficient of restitution. पहले डेफिनेशन लिखो, फिर रेस्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आया. रेस्टिट्यूशन का मीनिंग रणवीर, कुछ भी समझ में आया? हाँ, डेफिनेशन लिख के फिर एक बार फिर से क्वेश्चन पूछूंगी. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल e. इट इज डिफाइंड एज the ratio of, it is defined as the ratio of the velocity of dash separation. Relative velocity, आपने क्या लिखा, I'm so sorry. It is defined as the ratio of relative velocity of separation. Relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach. कौन सा वाला कोलिशन, आई एम रिपीटिंग, आप देख लेना एक बार, हो जाने दो. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, APPROACH, अप्रोच बिफोर collision along the line of impact,
इससे एक बार सॉरी रिपीट इससे कर। एक बार इससे एक बार हाँ हाँ वो समझाएंगे, वेट। कौन सा समझा उस पर भी स्पेसिफाई रखना, पूरा नहीं समझा सकते, कौन सा टॉपिक चाहिए वो बोलो। अधिक ये भी गया ना, चलो समझाते हैं, मैं दिख रही हूँ। फूट जाएगा। You can't see, no? चलो I'm repeating the particular sentence. It is defined as the ratio of relative velocity of separation before collision. Sorry, after collision. आया कि गई? After collision to the relative velocity of approach before collision along the line of। अभी तुम लिखोगे भी कैसे, मैंने बता तो दिया है, कुछ भी नहीं दिखे। हो गया, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। चुप। इम्पैक्ट अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, टाइम हो भी गया है बट फिर भी थोड़ा सा अगर सुन पाओ मुझे तो सुनो। क्या सुनाना था? आए कि गई? बचते रहे। और लिसन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं वर्बली। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव रिलेटिव वेलोसिटीज़ ली गई हैं। पहले कौन सी वेलोसिटी ली गई है? जो बड़ी है, v2 माइनस v1। ऑब्वियसली जब चीज़ें सेपरेट, यहाँ पे जो डायग्राम था उसको इमेजिन करो वरना। अच्छा ये जब आप इवन दैट हैज़ टू बी क्लोज्ड, बताया क्यों नहीं? ओके जब कोलिजन हो जाता है तो बाद में कैसी वेलोसिटी होती हैं? जो v2 वाला होगा वो आगे तेज़ी से भाग जाएगा, है ना, तो वही पॉजिटिव था। सो इसीलिए आपने न्यूमरेटर में क्या लिया? v2 माइनस v1। और बिफोर कोलिजन क्या था? ऑब्वियसली कोलाइड कैसे होगा? जो पहले वाली बॉडी होगी u1 वही तो तेज़ी से आ रही होगी, तभी तो कोलिजन होगा ना। तो नीचे आपने क्या लिया है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना, ये है सेपरेशन और ये है अप्रोच। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सेपरेशन बाय अप्रोच। अगर कोई लॉस नहीं होता है, रेस्टिट्यूशन का सिंपल बेसिक फिजिक्स में टर्म ये है, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम, देन यू से दैट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज यूनिटी, UNITY। समझ पा रहे हो? अगर कोई लॉस ही नहीं हुआ है तो कोएफिशिएंट कैसा होगा? जैसा पहले था वैसे ही बाद में, दैट इज इक्वल टू 1। अगर लॉस हो गया है पूरी तरीके से तो कोएफिशिएंट कैसा होगा? 0 होगा। तो कोएफिशिएंट आपको ये बताता है कि पहले कहाँ था, अगर बाद में भी वहीं पे आ गया है। ऑब्वियसली बाद में कैसे आएगा वहीं पे? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी तो वही की वही है, यानी रीबाउंड हुआ होगा सेम हाइट पे। जैसे कि अभी आप इसके पहले कौन सा कोएफिशिएंट देख चुके हो? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ज़्यादा है, इसका मतलब जो रोड है, जो रास्ता है, वो बहुत ज़्यादा खुरदुरा है, बहुत ज़्यादा खुरदुरा है। कोएफिशिएंट ये बताएगा कि फ्रिक्शन कितना ज़्यादा लग रहा है। समझ में आ रहा है? F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन तो बराबर हो गया आपके वेट के, यानी जितना ज़्यादा मास होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा लगेगा। पर दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? कोएफिशिएंट पे भी डिपेंड कर रही है। तो कोएफिशिएंट आपको, जैसे रोड बनाना है, आपको जो भी डेवलपर है वो बता देगा कि इतना इसका म्यू होना चाहिए, क्योंकि हाईवेज बहुत स्मूथ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा रफ नहीं हो सकता। हाईवेज में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, पेड़ कम रहते हैं, तो जो रोड है ब्लैक कलर की है, हीट अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है तो वो गर्म होगा। अब आप उसमें एक स्पीड लिमिट भी इसीलिए होती है। अब आप उसमें बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ियाँ लेकर जा रहे हो, टायर में क्या होगा? वेयर एंड टेयर, वो उसमें वो गर्म होगा एंड फाइनली फट जाएगा ना। हाईवे में यही होने वाला है ना। इसलिए एक प्रॉपर म्यू बोला जाता है कि इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर मैंने कहा म्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे करके, इसका मतलब जो रोड है वो बहुत ज़्यादा खुरदुरी है। बहुत ज़्यादा खुरदुरी रोड हमें कहाँ पे चाहिए? जहाँ पे बहुत हैवी व्हीकल्स चलते हों, ताकि वो धीरे धीरे आराम से जाएं, फिसल ना जाएं। समझ में आ रहा है? हाईवेज का एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। नॉर्मल गलियों का तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पत्थर वत्थर पड़े होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट अमाउंट है जो हमें बताती है कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है दोनों का
रोड का और टायर का, है ना। वैसे यहाँ पे रेस्टिट्यूशन में ये बताता है कि काइनेटिक एनर्जी कितना लूज हो गया है। आपके किसी भी कोई भी काम आपने किया, काइनेटिक एनर्जी कितना लूज हो गया। अगर बिल्कुल लूज नहीं हुआ है, वैसे का वैसा है, यूनिटी है, इसका मतलब ऐसा कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है कि लॉस हो गया है, तो मैंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू देखी, अच्छा ये तो 0.5 है, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ तो लूज हुआ होगा। समझ में आ रहा है, वर्बली आ रहा है, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। E इज इक्वल टू 0.7, इसका मतलब उसका हाला चाला क्या रहा होगा, नीचे क्या हुआ होगा, कुछ तो एनर्जी वहाँ पे लूज हुई होगी, साउंड बहुत ज़्यादा आया होगा, इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है लूज हो गई। क्योंकि मैंने क्या देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 था, 7 था, व्हाटएवर, 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो बॉडी कभी वापस नहीं आएगी, गई तो गई। ठीक है, गई तो गई। समझ में आ गया। फिजिक्स को थोड़ा सा मैंने तो बहुत थोड़ा हिंट दिया है, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना चीज़ें समझ में आएंगी। समझ में आया आपको? हाँ, हर एक कोएफिशिएंट का, हर एक चीज़ का आप थोड़ा सा समझ के चलो कि उसका मीनिंग क्या है। दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड विद द क्लास विद, एवरी डॉट एंड एवरी क्रॉस हैज़ टू बी अंडरस्टूड। जैसे रणवीर अभी बताएगा, जैसे उसने हाफ के एक्स स्क्वायर मुझे बोला, के क्या होता है बेटा? जब काय का कांस्टेंट, टेल मी, जल्दी से मुझे जाना है, भूख लगी मुझे। हाँ, क्या नहीं मालूम, व्हाट इज के? के अगर ज्यादा है इसका मतलब स्प्रिंग बहुत मोटी है, वो बहुत जल्दी स्ट्रेच नहीं होने वाली है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। अब मैं गई, तुम कुएं में गिरे हुए हो। ठीक है, अनुष्का ने मुझे लाके दिया एक ऐसा स्प्रिंग कांस्टेंट जो बहुत ही कम था, 0.1 था, तो मैंने स्प्रिंग ऐसे नीचे फेंकी, वो क्या बन गई, खिंच के रस्सी बन गई। मतलब मैं क्या कर रही थी, आप ऐसे उछलो कूदो तो हम लोग ऐसे जंप करा के बाहर निकाल लें, है ना। मैं वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि स्प्रिंग का यूज़ करेंगे, कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, बट ऐसा स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका वैल्यू बहुत कम है, यानी कि वो बहुत ईजिली स्ट्रेच हो जाएगी, बहुत पतली, बहुत वैसी है। समझ में आ गया? और अगर बहुत ज़्यादा है स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि आप कितना भी स्ट्रेच करोगे, कितना भी बल लगाओगे, कुछ भी करोगे, वो वैसी की वैसी रहने वाली है काफ़ी टाइम तक, वो ऐसे स्प्रिंग में ही रहेगा, वो स्ट्रेच नहीं होगा। स्ट्रेच का मतलब कि परमानेंटली स्ट्रेच नहीं होगा। स्प्रिंग का काम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना, है ना, वही है ना। अगर मैंने उसको स्ट्रेच किया तो वापस वो अपने शेप में वापस रीगेन कर जाए। स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मोटा, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो काम करता रहेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट कम, यानी कि स्ट्रेच हुई, पूरी स्ट्रेच हो गई और फाइनली वो एक रस्सी ही बन गई, या वो वापस अपने पोजीशन में नहीं आने वाली है। हर एक कांस्टेंट्स का अपना अपना मतलब होता है। तो अगर आपको एक नॉर्मल सिलेंडर को वेट करना है, कैसा वाला स्प्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए? हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो सिलेंडर ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो वो स्ट्रेच ही नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कितना लेंथ वो हुआ, क्योंकि आप फोर्स कैसे उसको कैलकुलेट करोगे, फोर्स इज इक्वल टू -k/x ना। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो फोर्स आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x तो हुआ ही नहीं ना। तो उस हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट देख के, आपका काम देख के वैसा स्प्रिंग लाया जाएगा। शिप वगैरह में काम करोगे, या फिर फॉर एग्जांपल आपके बाइक स्कूटी में भी होता है बहुत कम स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि अब क्या होगा, कंटिन्यूसली पिस्टन में क्या होता है, अप एंड डाउन, है ना, तभी तो आपका व्हील रोटेट करता है। ये भी है थर्मोडाइनमिक्स में, बाइक्स एंड ऑल, पिस्टन एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी हैं, अप एंड डाउन। बहुत ख़राब स्प्रिंग कांस्टेंट का लेकर आओगे, कम का लाओगे तो क्या होगा, कब परमानेंट डाउन। अब आप हो ही नहीं रहा है, ख़राब हो गया है, बहुत ही ख़राब हो गया है, उसको प्रेशर पड़ा, परमानेंट चिपक गया। फिर अब क्या होगा, क्या आपका व्हील आगे मूव करेगा? वो कैस्ट्रॉल का वो एक ऐड आता है ना, मैं तो कहती हूँ ऐड को भी बहुत ध्यान से देखो। ऐड आता है ना, कैस्ट्रॉल का ही है वो, कि बहुत अच्छे से वहाँ से फ्यूल पंप हो रहा है, आपका स्प्रिंग बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, और फाइनली व्हील बहुत अच्छे से घूम रहा है, सारी चीज़ें हैं। और सोचो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा इमेजिन अगर करो, कितने साल पहले किसी ने इस चीज़ को इन्वेंट किया, आज लिखी लिखाई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो हमें बोर लग रहा है, बोर छोड़ो, समझ में नहीं आ रहा है। वो चीज़ थोड़ा सा सोच के देखो, रिस्पेक्ट मत करो उनकी, पर कम से कम अपने लिए आगे पढ़ के चलो। योर बायो मैम इज़ कम। अच्छा, आज तक का जो भी क्लास है ना, आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क, बट द वर्क फॉर योर होम इज़
आज तक जो भी